Hi everyone, my name is Atya Zanab and today I'm going to explain a short story entitled The Bet by Anton Chekhov. और इस शॉर्ट स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सिरोही, कविता और भी कई सारे लोगों के कहने पर। कई सारे लोगों के मैंने कमेंट्स यहाँ नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत टाइम पहले वो कमेंट्स आए थे और डेली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो पिछले कमेंट्स बहुत ऊपर चले जाते हैं, उनको ढूंढने में टाइम लगता है काफ़ी। सो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, सो दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आई हैव टेकन योर नेम और नॉट, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट yes, I have brought the explanation. So now without wasting time, let's start The Bet by Anton Chekhov. द बेट, बेट मीन्स होता है शर्त। ओके, ये कहानी है एक शर्त की, एक बहुत ही अजीब सी शर्त की। और ये शर्त लगी थी एक बैंकर और एक लॉयर, एक बैंकर और एक वकील के बीच में। अब दोनों के बीच शर्त क्या लगी थी वो समझिएगा। दोनों एक बार बात कर रहे थे, एक मुद्दा उठा कि कौन सी सजा किसी गुनहगार को देना ज़्यादा बेहतर है, कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड, या फिर कि उसको जीवन भर एक कैद में डाल दिया जाए जिसको कहा जाता है इंग्लिश में लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये दो वर्ड हैं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्युदंड, लाइफ इम्प्रिजन मतलब आजीवन कारावास, यानी पूरा जिंदगी आपको जेल में रहना है। तो सबकी अपनी अपनी राय होती है। तो बैंकर ने बोला कि भाई किसी को जिंदगी भर कैद में कैसे रखा जा सकता है, इससे बेहतर है कि उसको एक बार में क्या करो, मार डालो। तो उसके हिसाब से, बैंकर के हिसाब से डेथ पेनल्टी ज़्यादा बेहतर है। वहीं पर लॉयर की अपना ओपिनियन था। सबकी अपनी अपनी राय होती है। तो लॉयर ने कहा कि अगर मेरे पर ऐसा वक्त पड़ा कि मुझे दोनों में से कोई एक चुनना पड़ा तो मैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट चुनूंगा। मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई मुझे मृत्युदंड दे दे, मुझे फ़ौरन मार दे। मैं ये पसंद करूँगा कि कम से कम मैं जिंदा रहूँ, भले ही एक छोटी सी जगह में जिंदा रहूँ। अब जब बैंकर ये बात सुनता है कि लॉयर का ये राय है, तो बैंकर कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम रह के दिखाओ 5 साल किसी एक जगह, मैं तुमको 2 मिलियन दूंगा। जब ये बात लॉयर सुनता है तो उसको भी थोड़ा सा क्रेज जागता है। कहता है कि 2 मिलियन की बात करते हो, तब तो मैं 5 साल नहीं तुम्हें 15 साल रह के दिखा सकता हूँ इस जगह पर। बस यही दोनों का हॉट डिस्कशन बदल जाता है एक शर्त में। दोनों के बीच शर्त लग जाती है कि मैं तुमको 15 साल एक छोटी सी जगह में रह के दिखा सकता हूँ। इस पर बैंकर ने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं तुमको 2 मिलियन देने को तैयार हूँ। ओके, तो दोनों में ये शर्त लग जाती है और ये शर्त पूरी भी करता है। कौन? लॉयर 15 साल रह के दिखाता है। ओके, 15 साल किस तरीके से वो रहता है यही है स्टोरी में। और 15 साल रहने के बाद क्या वो ये चीज़ प्रूफ कर पाता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट अच्छा है या फिर डेथ पेनल्टी अच्छा है, या बैंकर को ये रियलाइज होता है कि उसने ये शर्त लगा के सही किया या नहीं किया। लेट्स फिगर आउट इन द स्टोरी नाउ। दिस वाज एन ओवरव्यू। नाउ विल अंडरस्टैंड द स्टोरी वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। इट वॉज डार्क ऑटम नाइट, पतझड़ की बहुत ही अंधेरी रात थी। द ओल्ड बैंकर वॉज पेसिंग। ओल्ड बैंकर, उसी बैंकर की बात हो रही है जिसने लॉयर से शर्त लगाई थी। वो बूढ़ा बैंकर, ही वॉज पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ हिज स्टडी रूम को बोला गया है। पेसिंग का मतलब होता है एक ही जगह जब आप बार बार टहलते उधर से उधर से कहा जाता है पेसिंग। तो वो जो बूढ़ा सा इंसान था वो एक ही जगह स्टडी रूम में इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को टहल रहा था। और वो टहल के क्या कर रहा था? रिकॉलिंग मतलब जब हम गुजरे हुए समय को याद करते हैं उसे कहा जाता है रिकॉल। वो अपने माइंड पे जोर डाल रहा था, कुछ याद कर रहा था। क्या याद कर रहा था? उस पार्टी को याद कर रहा था जो इसी पतझड़ के मौसम में 15 साल पहले उसने दी थी। यानी स्टोरी जा रही है बैक में। हमको ये कैसे पता चलेगा कि कैसे दोनों के बीच शर्त लगी थी, क्या हुआ था? तो उसके बैक में जाकर, यानी वो सोच रहा है कि उस दिन क्या हुआ था और उसी उसके सोचने से हमको पता चलेगा कि स्टोरी एक्चुअली क्या है। फाइन। सो स्टोरी जो हमें सुनाई जा रही है वो बैक में है। इस ओल्ड बैंकर के ख्यालों में ही हम समझेंगे कि क्या हुआ था एक्चुअली। तो वो याद कर रहा है उस पार्टी को। देयर वर मैनी क्लेवर पीपल, बहुत ही क्लेवर मतलब इंटेलिजेंट लोग आए थे उस पार्टी में और बहुत ही शानदार कॉन्वर्सेशन चला था। उन सब ने एक ही टॉपिक पे डिस्कशन किया था जो था कैपिटल पनिशमेंट, कि किसी गुनहगार को डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए कि नहीं। द गेस्ट, मेहमान में से जो आए थे वहां पर, अमंग देम नॉट अ फ्यू स्कॉलर्स एंड जर्नलिस्ट, कुछ स्कॉलर्स और जर्नलिस्ट को छोड़कर, फॉर द मोस्ट पार्ट। देखिए, फॉर द मोस्ट पार्ट एक फ्रेज होता है, इसको यूज किया जाता है मोस्टली यूज करने के लिए। इसका मतलब होता है मोस्टली या यूजुअली। ओके, तो ज्यादातर जो लोग आए थे उनमें से कुछ स्कॉलर्स और कुछ जर्नलिस्ट को छोड़ के सभी ने ज्यादातर क्या किया? इस कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पेनल्टी को डिसअप्रूव किया, यानी कि इसका साथ नहीं दिया। सबने बोला कि ये गलत है। अच्छा व्यूअर्स, ये जो कहानी है ना वो 1800s के टाइम की है। फाइन, ये बात ध्यान में रखिएगा। दे फाउंड इट ऑब्सोलीट एज अ मीन्स ऑफ पनिशमेंट। उन्होंने ये तय पाया कि ये जो तरीका है मीन्स ऑफ पनिशमेंट मतलब सजा देने का जो तरीका है बहुत ऑब्सोलीट, बहुत ही पुराना है,
अनफिटेड, बहुत ही अनसुटेबल है एक क्रिश्चियन स्टेट में किसी को डेथ पेनल्टी दी जाए, एंड इमोरल, और इमोरल भी है, रॉन्ग है, इट्स नॉट ऑनेस्ट। ओके, सम ऑफ देम थॉट, कुछ लोगों का विचार ये था कि जो ये कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी है, इसको बदल के पूरे यूनिवर्स में क्या कर देना चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि डेथ पेनल्टी बिल्कुल हटा देना चाहिए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को फॉलो किया जाना चाहिए। अब ये जो बैंकर है, होस्ट है, इसी ने पार्टी दी है, तो ये होस्ट है, ये बोलता है आई डोंट अग्री विद यू, मैं तुम्हारे बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ। मैंने खुद कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, ना ही मैंने कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी एक्सपीरियंस किया है, और ना ही मैंने कभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक्सपीरियंस किया है। लेकिन अगर वन में जज अ प्रियोराय, प्रियोराय कहते हैं एक ऐसी नॉलेज जो बिना एक्सपीरियंस की हो, यानी आपका दिमाग कह रहा है कि ये चीज़ सही है, आपने हालांकि वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है, तो आप अपने दिमाग से कह रहे हो, फैक्ट्स के बेस पे कह रहे हो, उसे कहते हैं प्रियोराय। तो बैंकर अपने बात को प्रूव करने के लिए कहता है कि देखो, अगर फैक्ट्स के बेस पे देखा जाए, हालांकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मेरे राय में, मेरी ओपिनियन में, कैपिटल पनिशमेंट इज मोर मॉरल एंड मोर ह्यूमेन। ह्यूमेन क्या होता है, ये ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन मतलब होता है इंसान, ह्यूमेन का मतलब होता है काइंड। वो ये कहना चाह रहा है कि जो डेथ पेनल्टी है वो ज्यादा काइंड है, किससे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से। क्योंकि जो एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि जब आप वाकई किसी कैदी को मारते हो फांसी से या किसी और तरीके से, तो वो इंस्टेंटली फौरन मर जाता है। लेकिन अगर आप उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोगे, यानी जिंदगी भर के लिए उसको कैद में रखोगे, तो वो तिल तिल करके मरेगा, घुट घुट के मरेगा। हु इज मोर ह्यूमेन, एग्जीक्यूशनर, जो मारने वाला है, आप मुझे बताओ कौन ज्यादा काइंड है। वो सबसे बोल रहा है अपनी बात को प्रूव करने के लिए। वन हु किल्स यू, एक वो जो आपको कुछ सेकंड में आपकी जान ले रहा है, या एक वो जो आपको इंसिडेंटली, मतलब लगातार बहुत सालों तक धीरे धीरे करके मार रहा है, आपकी जान ले रहा है आपसे। अब कई सारे गेस्ट बैठे हुए हैं, तो उनमें से एक ने बोला कि दोनों ही भाई इमोरल हैं। देखो, इसको इमोरल नहीं पढ़ते हैं, इमोरल पढ़ते हैं। इमोरल का मतलब होता है रॉन्ग, नॉट ऑनेस्ट। दोनों ही तरीके बहुत ऑनेस्ट नहीं है, बेकार हैं, क्योंकि दोनों ही का पर्पस क्या है, लाइफ ले लेना, जिंदगी छीन लेना। जो राज्य है, जो सरकार है, स्टेट मतलब यहाँ पे सरकार से है, जो सजा सुनाती है, ओके, वो कोई भगवान थोड़ी ना है, उसको कोई अधिकार नहीं, इट हैज नो राइट। इट किसके लिए यूज हो रहा है, स्टेट के लिए। सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी की जिंदगी छीन पाए, दैट विच इट कैन नॉट गिव बैक, जो उसको खुद वापस नहीं कर सकती। क्या सरकार जिंदगी वापस कर सकती है, नहीं। इफ इट शुड सो डिजायर, अगर वो ऐसा करना चाहे भी, तो भी वो जिंदगी वापस नहीं कर सकती है। अमंग द कंपनी जो गेस्ट आए थे, उसमें से एक लॉयर भी था, और वो जो लॉयर था वो 25 साल का था, यंग मैन था। उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारी राय क्या है, तुम तो कुछ बोलो। तो उसने बोला कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजमेंट दोनों ही कैसी हैं, मेरे लिए इमोरल हैं, ऑनेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मुझे ऑफर किया गया दोनों चीज़ों में से कुछ एक चुनने का, तो सर्टेनली मीन्स ज़रूर से, निश्चित तौर पर मैं सेकेंड चीज़ को चुनूंगा, यानी कि मैं चुनूंगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट को। ये बेहतर है कि आप जिंदा तो रहो, इससे बजाय कि आप बिल्कुल ही मर जाओ। ओके, तो बिल्कुल जिंदगी ना जीने से अच्छा है कि जिंदगी जीने को तो मिले। ओके, उसके इस स्टेटमेंट पर देयर एंस्यूड अ लाइवली डिस्कशन। एंस्यूड मतलब होता है टू हैपन समथिंग एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स। क्योंकि उसने ये स्टेटमेंट दिया, उसके स्टेटमेंट के बाद हुआ क्या, एक लाइवली डिस्कशन शुरू हो गया, यानी अब तक जो पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा था वो भी करने लगा। ओके, उसके इस स्टेटमेंट पर वो जो बैंकर था, तब जवान था, क्योंकि अभी सोच रहा है, अभी ये बूढ़ा हो गया, लेकिन 15 साल पहले की बात है, तो उस वक्त ये जवान था। ओके, तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया, और अचानक से उसने क्या किया, अपना टेम्पर लूज कर दिया, गुस्से में आ गया, बैंग्ड हिज फिस्ट ऑन द टेबल, अपनी मुट्ठी को टेबल पर दे मारा, फटक मारा, एंड उस यंग लॉयर जिसने ये स्टेटमेंट दिया था उसकी तरफ मुखातिब हुआ, एंड क्राइड आउट, और वहाँ चिल्लाया, इट्स अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा, तुम 5 साल एक छोटे से सेल में, कोठरी में नहीं रह सकते हो। लॉयर ने जब उसका ये रवैया देखा, तो वो भी बोल पड़ा कि अगर तुम उसको सीरियसली बात बोल रहे हो कि तुम मुझे 2 मिलियन दोगे, तो मैं तुम्हें भी बता दूं कि मैं 5 नहीं 15 साल तक रह सकता हूँ एक जगह। ओके, तो बैंकर कहता है कि 15 साल, डन, तो ठीक है जेंटलमैन, मैं 2 मिलियन दाव पे लगाता हूँ। स्टेक मतलब दाव पे लगाता हूँ। इस पर लॉयर ने भी जवाब दिया, ओके मैं भी अग्री करता हूँ, तुम 2 मिलियन लगाओ दाव पर, मैं अपनी आज़ादी को दाव पे लगाता हूँ। और इस तरीके से ये वाइल्ड और बड़ी अजीब सी शर्त लग गई। बैंकर जिसके पास उस वक्त बहुत सारे मिलियंस थे गिनने के लिए, यानी वो बहुत अमीर था और बिगड़ैल था, स्पॉइल्ड मतलब उसको कोई होश नहीं था कितना पैसा वो बर्बाद कर रहा है। कप्रीशियस, और कप्रीशियस कहते हैं सन की इंसान को जिसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता हो, कभी कुछ बोलता हो कभी कुछ बोलता हो। ओके, तो वो इस तरीके का इंसान था।
वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद रैप्चर। रैप्चर किसी कहते हैं, रैप्चर कहते हैं कि एक्सट्रीमली हैप्पीनेस वाली जो फीलिंग होती है, वो बड़ा खुश था। शर्त लगा के वो दुखी नहीं था कि वो 2 मिलियन हार जाएगा एंड ऑल, वो बड़ा खुश था। ओके, एंड ड्यूरिंग सपर, और खाने के दौरान उसने क्या कहा, उस लॉयर का मजाक उड़ाते हुए बोला, कम टू योर सेंसेस, होश में आ जाओ यंग रोन। रोन किसे कहते हैं, एनिमल, हॉर्स या काऊ को, तो वो उसको जानवर पुकार रहा है, मजाक उड़ा रहा है। बिफोर इट्स टू लेट, इससे पहले कि देर हो जाए। 2 मिलियंस मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी के 3 या 4 साल गंवा दोगे, खो दोगे। आई से 3 और 4, और मैं 3-4 साल ही की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि शर्त तो 15 साल की लगी है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इससे ज्यादा नहीं टिक सकते हो। स्टिक मतलब टिक पाओगे, इससे ज्यादा तुम टिक नहीं पाओगे। डोंट फॉरगेट आइदर, आइदर मीन्स क्या होता है, ऑल्सो, और ये भी मत भूलो, यू अनहैप्पी मैन, अनहैप्पी क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये अपने को कैद करने जा रहा है 15 साल के लिए। ओके, दैट वॉलंटरी इज मच हैवियर देन एनफोर्स इम्प्रिजनमेंट। वॉलंटरी कहते हैं इच्छा से, क्योंकि तुम अपनी इच्छा से बंद होना चाह रहे हो एक जगह पे, ये तुमको ज्यादा हैवी लगेगा, ज्यादा दर्द पहुंचाएगा, क्योंकि ये जो इम्प्रिजनमेंट है, आजीवन कारावास है, तुमने अपनी इच्छा से चुना है। द आइडिया, वो विचार जो तुम्हें इस सेल में रहने भी आएगा कि तुम किसी भी मोमेंट अपने को फ्री कर सकते थे, यानी ये जो शर्त लगी है, तुम शर्त के बेसिस पे यहाँ रहना चाह रहे हो, तो ये विचार तुम्हारे दिमाग में बार बार आएगा कि मैं अपने को आज़ाद कर सकता हूँ, आज़ाद कर सकता हूँ। तो ये विचार तुमको जहर की तरीके से लगेगा। आई पिटी यू, मुझे ये चीज़ सोच के बहुत ही तरस आता है। अब कहानी फिर से पास से प्रेजेंट में आ गई है। वो बैंकर जो कि टहल रहा था कमरे में, यही सब सोच रहा था। अब सोचने के बाद फिर से वो अपने से बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मैंने ये शर्त लगाई क्यों थी, इसमें ऐसा क्या अच्छा था। उस लॉयर जो कि बंद है 15 साल से, उसने अपने 15 साल गंवा दिए और मैं अपने 2 मिलियंस फेंकने वाला हूँ, यानी कि गंवाने वाला हूँ। क्या ये लोगों को कन्विंस कर पाएगा कि जो डेथ पेनल्टी है वो बेकार होती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट ज़्यादा अच्छा होता है? नो, बिल्कुल भी नहीं। ऑल स्टफ एंड रबिश, सब बकवास है। ऑन माई पार्ट मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो इट वॉज द कैप्रीज ऑफ अ वेल फैट मैन ऑन द लॉयर्स प्योर ग्रीड ऑफ गोल्ड। कैप्रीज कहते हैं सडन चेंज ऑफ मूड को। बहुत से लोगों के अंदर सनक पाई जाती है, एकदम से कुछ सोचने लगते हैं, एकदम से कुछ सोचने लगते हैं। तो ये अपने को बोल रहा है, वेल फेड यहाँ पे मतलब है रिच। ओके, अपने को बोल रहा है कि एक अमीर इंसान की सनक थी केवल, उस लॉयर की ग्रीड, यानी कि उसको लालच आ गया था सोने का मतलब यहाँ पे पैसों का। तो उस लॉयर ने 2 मिलियन के चक्कर में और मैंने अपनी सनक के चक्कर में शर्त लगा ली थी। वरना ये सब रबिश है कि ये चीज प्रूव कर पाएगी कि कैपिटल पनिशमेंट बेहतर नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ज्यादा बेहतर है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट से पास्ट में जा रही है। ओके, ही रिकलेक्टेड, उसने याद किया फर्दर आगे क्या हुआ था उस इवनिंग पार्टी में। डिसाइड किया गया था कि अब उस वकील को इम्प्रिजनमेंट यानी कि वाकई कैद में रहना है और स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के साथ रहना है। और इसके लिए बैंकर ने अपने घर का बगीचे का एक सेक्शन, एक विंग मतलब यहाँ पे सेक्शन से है, बगीचे का एक कोना ढूंढा था जहाँ पे उस वकील को रहना था। एक अग्रीमेंट हुआ कि जितने टाइम तक वो यहाँ पे रहेगा उसको डिप्राइव मतलब वंचित किया जाएगा, उसको नहीं दिया जाएगा अधिकार, राइट, किस चीज़ का, टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब होता है डोर स्टेप, दरवाजे तक वो नहीं आएगा और ना ही वो लिविंग पीपल जीते हुए लोगों को देखेगा और ना ही वो इंसानों की आवाज़ सुनेगा, ना ही उसको कोई लेटर्स रिसीव होंगे, ना ही वो न्यूज़पेपर्स पा सकता है। उसको क्या क्या चीज़ें परमिट की गई थी, अलाउ की गई थी, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसको दिया गया था, किताबें पढ़ने को दी गई थी, वो लेटर्स लिख सकता था लेकिन उसको किसी के लेटर्स नहीं आ सकते थे, वो वाइन पी सकता था और टोबैको स्मोक कर सकता था। अग्रीमेंट के हिसाब से वो बाहर के लोगों से बात तो कर सकता था लेकिन एक खिड़की से और बहुत ही शांति में, और ये खिड़की उसी पर्पस से बनाई गई थी, इसके बात करने के पर्पस से। हर ज़रूरी चीज़, चाहे वो किताबें हो, म्यूजिक हो, वाइन हो, वो किसी भी क्वांटिटी में पा सकता था, बस उसको एक नोट लिखना होता था विंडो से। ओके, अग्रीमेंट में छोटी से छोटी डिटेल को कवर किया गया था, माइन्यूटेस्ट का मतलब है छोटी छोटी डिटेल को कवर किया गया था, जिसके हिसाब से जो कन्फाइनमेंट, जो कैद था, वो स्ट्रिक्टली सॉलिटरी मतलब स्ट्रिक्टली लोनली बनाया गया था। और ये मानना था लॉयर को कि बिल्कुल एग्जैक्ट 15 साल उसको वहाँ रहने हैं, 14 नवंबर 1870 से 14 नवंबर 1885 तक, यानी एग्जैक्टली 15 साल उसको वहाँ रुकना था। और रूल्स बहुत ही सख्त बनाए गए थे, ऐसा नहीं था कि 15 साल में अगर ये 14 साल रहेगा तो भी इसको 2 मिलियन मिल जाएंगे। उसके लिए भी शर्त रखी गई थी कि अगर ये 15 साल पूरा होने से 2 मिनट पहले भी भाग जाएगा, कंडीशंस को ब्रेक कर देगा, तो उससे बैंकर आज़ाद हो जाएगा 2 मिलियन देने के लिए। इन्हें अगर ये 2 मिनट पहले भी भाग गया उस जगह से तो फिर बैंकर्स को 2 मिलियन नहीं देगा, यानी इसको एग्जैक्टली 15 साल रहना है। अब बैंकर ये सोचता है कि 15 साल उसके कैसे गुजरे थे।
इम्प्रिजनमेंट यानी कैद का जो पहला साल रहा, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैंने जज किया उसके नोट से, यानी कि वो जो लेटर्स मुझको भेजता था, उससे साफ पता चल रहा था कि पहले साल में टेरिबली मतलब भयंकर तरीके से उसको अकेलापन महसूस हो रहा है और बोरियत महसूस हो रही है। फ्रॉम द विंग मतलब वो एरिया जहाँ पे वो रहता था, जहाँ उसका छोटा सा कैद था, तो उस जगह से डे एंड नाइट, सुबह और शाम किसकी आवाज़ आती थी? पियानो की आवाज़ आया करती थी। और उसने टोबैको और वाइन बिल्कुल रिजेक्ट कर दी थी, बिल्कुल हाथ नहीं लगाता था वो। और बैंकर को उसने एक नोट लिख के भेजा था कि जो वाइन होती है ना, वो डिज़ायर को भड़काती है, और जो डिज़ायर्स होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो एक कैदी का सबसे बड़ा दुश्मन होती हैं। ओके। और इसके साथ साथ अकेले बैठ के वाइन पीने में कोई मज़ा ही नहीं है, यानी अपने वाइन छोड़ने के वो 2 रीजंस बैंकर को बताता है। और स्मोकिंग करने से स्मोकिंग का जो धुआं है वो मेरे कमरे की एयर को बर्बाद करता है। तो वाइन और स्मोकिंग दोनों छोड़ दी थी उसने। और पहले साल में उसने जो बुक्स पढ़ी थी वो लाइट कैरेक्टर, बहुत ही महान लोगों की नहीं पढ़ी थी, बहुत लाइट से कैरेक्टर की वो बुक पढ़ता था। ओके। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लव इंटरेस्ट, लव स्टोरीज बहुत, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी, वो पढ़ता था। और क्राइम, फैंटेसी, इमेजिनेशन, कॉमेडी वगैरह पढ़ता था पहले पहले साल। दूसरे साल पियानो की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई और लॉयर ने पसंद किया क्लासिक्स को सुनना। ओके। उसके बाद 5वां साल के बारे में बताया जा रहा है कि म्यूज़िक दोबारा सुनी गई। ओके। और प्रिजनर ने दोबारा से वाइन मांगी। ओके। पहले साल मना कर दिया, लेकिन 5वें साल फिर उसने वाइन मांगी और म्यूज़िक फिर दोबारा सुनी। दोज हु वॉच्ड हिम, जो लोग उस पर नज़र रखते थे, वो बताते थे कि ये इसके पास कोई काम नहीं था, सिर्फ खाता था, पीता था और बेड पे सो जाता था। यौन मतलब जमाई लेता था, काफ़ी जमाई बहुत आती थी उसको, और कभी कभी गुस्से से खुद से बात करता था। तो 5वें साल की बात बताई जा रही कि बुक्स नहीं पढ़ता था और कभी कभी रात को कुछ लिखता था बैठकर, और कई बार लिख कर उसको फाड़ देता था और सुबह तक यही किया करता था। और कई बार तो लोगों ने उसको रोते हुए भी सुना। अब 5 साल गुजर गए, अब आया छठा साल। छठा साल जब गुजर रहा था तो उसका सेकेंड हाफ में जो कैदी था, यानी कि जो लॉयर था, जेलसली मतलब होता है विद एक्साइटमेंट, बहुत उसको एक्साइटमेंट हो गया अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ने का, फिलॉसफी पढ़ने का, हिस्ट्री पढ़ने का। तो जैसा कि अग्रीमेंट में लिखा गया था कि ये कितनी भी बुक्स मंगा सकता था, तो इसने नोट में लिखा बैंकर को कि मुझे ये सब्जेक्ट्स पे बुक्स चाहिए। ही फेल ऑन दिस सब्जेक्ट सो हंग्रीली, इतनी भूखों की तरीके से ये इन सब्जेक्ट्स पे गिरा कि कभी कभी बैंकर को बहुत मुश्किल हो जाता था सारी बुक्स एक साथ इकट्ठा करने में। और अब उस 6.5 साल के बाद की बात है कि इसके 4 साल तक कम से कम 600 वॉल्यूम्स लाए गए थे उसके रिक्वेस्ट पर, और उसने 600 बुक्स को बाकी पढ़ा। ओके। और पढ़ने का ये पैशन उसका इतना चला कि उसने अपने इसी पढ़ने से रिलेटेड एक नोट लिखा बैंकर को। किसने? उस कैदी ने, उस लॉयर ने बैंकर को लिखा, माई डियर जेलर, ये जेलर लिखा हुआ है। मैं इन लाइंस को 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिख रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसको लैंग्वेजेस को पढ़ने का भूत चढ़ गया था, तो उसने अलग अलग लैंग्वेजेस में लाइन लिखी है और ये लिख रहा है उस बैंकर को कि मैंने 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में ये लाइन्स को लिखा है, इसको तुम एक्सपर्ट्स को दिखाओ, उनसे ये चीज़ पढ़वाओ। अगर वो लोग इसमें एक भी मिस्टेक ना निकाले तो आई बेग यू, मैं तुमसे ये विनती करता हूँ, तुम ऑर्डर्स दो कि गन फायर किया जाए गार्डन में, ताकि उस शॉट से मुझे ये रियलाइज़ हो कि मेरे जो प्रयास हैं, जो मैंने इतना पढ़ाई करी है, लैंग्वेज को सीखा है, बेकार नहीं गए हैं। इन वेन मतलब यूजलेस, बेकार नहीं गए हैं। सारे अलग अलग एजेस के जो जीनियसेस गुजरे हैं या अलग अलग कंट्रीज़ के जो जीनियसेस हैं, वो सब अलग अलग लैंग्वेज में तो बात करते हैं, लेकिन सभी के अंदर एक ही पैशन, बट इन दैम ऑल बर्न्स द सेम फ्लेम। फ्लेम मतलब आग, सब में एक ही आग जलती है। आग जलने का मतलब सही में आग नहीं जलती है, मतलब है कि सबके अंदर एक ही पैशन होता है। और मुझे उम्मीद है कि तुम ये बात समझ गए हो कि मुझे कितनी खुशी है कि मैं अब इन जीनियसेस को समझ पाया हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड दैम, यानी कि मैं उनको समझने लगा हूँ, उनकी लैंग्वेजेस को समझने लगा हूँ। और ये बात भी मुझे पता चल गई कि उन सब में कॉमन चीज़ एक ही है, एक ही पैशन है उनमें, उनमें भी भूख है सीखने की, लर्निंग की। ओके। और वाकई इस कैदी की, यानी कि लॉयर की डिज़ायर को पूरा किया जाता है। बैंकर के ऑर्डर पर गार्डन में 2 शॉट्स फायर किए जाते हैं। आगे चल के 10 साल के बाद, जब 10वां साल ख़त्म हो गया, तब लॉयर ने क्या पढ़ना स्टार्ट किया? न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट क्या है? बाइबल का नया स्वरूप होता है न्यू टेस्टामेंट। ओके। अब वो टेबल के सामने बिल्कुल बिना हिले हुए न्यू टेस्टामेंट पढ़ता था 10 साल के बाद। बैंकर को ये बात बहुत अजीब लगी कि जो इंसान 4 साल में 600 वॉल्यूम्स पढ़ सकता है, वो 1 साल से एक ही बुक पढ़ रहा है, और वो बुक जो कि इतनी आसान है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। ओके। उसके बाद इस न्यू टेस्टामेंट के बाद उसने क्या पढ़ना स्टार्ट किया?
हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स पढ़ना स्टार्ट किया, सारे रिलीजन्स की हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करी, और थियोलॉजी मतलब गॉड के बारे में स्टडी करना स्टार्ट की। और इस तरीके से 13 साल गुजर जाते हैं। जब लास्ट के 2 साल बचते हैं तो लास्ट के 2 साल की कैद में उसने बड़ा ही हैपहैज़र्ड कहते हैं कि बैडली ऑर्गेनाइज, बहुत ही कोई सीक्वेंस नहीं था उसकी बुक पढ़ने का, कभी भी वो खुद भी पढ़ने लगता था। ओके, दो पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था। अब उसने अपने को अप्लाई किया था, अब क्या पढ़ना वो स्टार्ट किया था, नेचुरल साइंसेस पढ़ता था, कभी कभी बायरन और शेक्सपियर को पढ़ लेता था। ओके, और उसकी तरफ से जो बैंकर को नोट्स पहुंचते थे उसमें लिखा होता था कि एक ही टाइम में वो अलग अलग बुक्स मंगवाता था, केमिस्ट्री की भी मांगता था, मेडिसिन की भी मांगता था, एक नॉवल भी मांगता था। ओके, और कोई ट्रीटस भी मांगता था फिलॉसफी और थियोलॉजी पे। ट्रीटस किसे कहते हैं? किसी एक सब्जेक्ट पे कोई लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होती है, उसे कहा जाता है ट्रीटस। ही रेड, वो इस तरीके से पढ़ता था बुक्स को मानो वो किसी समुद्र में, इन द सी, क्या कर रहा हो, स्विम कर रहा हो। और किस तरीके के सी में स्विम कर रहा हो? ऐसे जगह पे जिसे मानो आसपास कई ब्रोकन पीसेस हों, रेकेज कहते हैं ब्रोकन पीसेस को। किसी जगह अगर कोई डिस्ट्रॉय हो रहा है कोई चीज़, उसके बाद जो पीसेस बचते हैं उसे कहते हैं रेकेज। तो मानो उस समुद्र में कुछ ब्रोकन पीसेस हो और वो डूबने ना पाए उस समुद्र में, उसके लिए वो एक एक पीस को पकड़ रहा हो, थाम रहा हो अपनी जान को बचाने के लिए। तो इस पीसेस को एक्चुअली कंपेयर किया गया है बुक से। वो इस तरीके से बुक पढ़ता था कि एक ना एक बुक उसको क्या कर रही थी, लाइफ में आगे बढ़ा रही थी, उसको लाइफ दे रही थी। द बैंकर रिकॉल्ड ऑल दिस एंड थॉट, अब वापस फिर से पास से प्रेजेंट में कहानी आ रही है। बैंकर दोबारा से ये सब चीज़ें याद करता है और फिर खुद से वो बोलता है कि कल 12 बजे उसको आज़ादी मिल जाएगी और अग्रीमेंट के हिसाब से मुझे 2 मिलियन देने होंगे, और अगर मैंने दे दिए तो मेरा तो सारा खेल ही खत्म हो गया, मैं तो हमेशा के लिए लुट जाऊंगा। वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि 15 साल पहले तो वो मिलियनर हुआ करता था, उसके पास कई मिलियंस हुआ करते थे, लेकिन अब उसके पास ज़्यादा पैसा रह नहीं गया था क्योंकि वो कर्जे में डूब चुका था। गैम्बलिंग मतलब उसने इतना जुआ खेल रखा था, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा रखा था, और बहुत ही उसने ऐसी चीज़ें कर रखी थी जिससे रिस्क पे पैसा चला गया था उसका, और उसको काफ़ी नुकसान भी हुआ था, और साथ साथ वो बूढ़ा भी हो गया था। इस तरीके से उसके पूरे बिजनेस का डिके हो गया था, बर्बाद हो गया था। और जो एक टाइम पे फियरलेस, बहुत निडर रहा करता था, बहुत आत्मनिर्भर रहा करता था, जो बहुत ही अपने पर घमंड किया करता था, वो अब किसमें चेंज हो गया था? एक साधारण से, ऑर्डिनरी मतलब साधारण से बैंकर में। और हमेशा वो जो डरता रहता हो, ट्रम्बलिंग मतलब हमेशा डरता रहता हो मार्केट में राइज एंड फॉल से कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, अब वो इस तरीके का इंसान बन गया था। जहाँ पे एक बार उसने बात में 2 मिलियंस दाव पे लगा दिए थे, वो इंसान अब क्या हो गया था? एक ऑर्डिनरी बैंकर बन गया था, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं रह गए थे। तो यानी इसका पैसा देने का मन अब कर नहीं रहा है क्योंकि इसके पास पैसा रह ही नहीं गया है। तो वो खुद से ही बात कर रहा है, कह रहा है डैट कर्स्ड बैट, वो मनहूस शर्त जो मैंने लगा ली थी। और क्या कह के ऐसा कर रहा है? वो अपने सर को बार बार पकड़ रहा है गुस्से में। ओके, और निराश भी है बहुत। डेस्पेयर मतलब होता है निराश। वो कहता है कि ये इंसान मर क्यों नहीं गया यार, अभी तो 40 साल का ही है। ही विल टेक अवे माई लास्ट फार्दिंग, फार्दिंग इसे कहते हैं लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ही कम पैसा। ओके, तो वो कह रहा है कि मेरे पास एक तो इतना पैसा कम रह गया है, ये ऊपर से मुझसे छीन लेगा, और यहाँ से निकलने के बाद वो शादी करेगा, अपनी लाइफ एंजॉय करेगा, एक्सचेंज में पैसा लगाएगा, एंड आई विल लुक ऑन लाइक एन एनवियस बेगर, एनवियस किसे कहते हैं? जलन। और मैं एक भिखारी बन जाऊंगा जिसमें सिर्फ जलन जलन रह जाएगी, और मुझे उससे वो डेली वर्ड सुनने होंगे, वो मुझसे कहेगा, यानी बैंकर कह रहा है कि लॉयर मुझको रोज ट्राई करेगा कि मैं तुम्हारा बहुत एहसान बंद हूँ कि तुमने मुझे 2 मिलियंस दे दिए, तुमने मुझे खुशियाँ दे दी, लो मैं तुम्हारी अब कुछ मदद कर दूँ। नो, इट्स टू मच, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ सोचना चाहिए। तो वो सोचता है कि ओनली एस्केप, केवल एक ही रास्ता है इस बैंक्रप्सी, यानी कि जो मैं भिखारी बन जाऊंगा, पैसा दे दूंगा, इससे बचने के लिए और डिसग्रेस और इस इंसल्ट को ना फेस करने के लिए एक ही मेरे पास रास्ता है कि इस इंसान को मर जाना चाहिए। तो बैंकर ने प्लान बना लिया है लॉयर को मारने का। घड़ी में 3 बज रहे थे, और पुराने समय की बात है तो जब घड़ी में 3 बजता था तो वो घंटा जो बजने वाली आवाज़ होती थी उसको जो बैंकर है वो सुन रहा था, और घर में हर कोई सोया हुआ था। केवल क्या सुनाई पड़ रहा था? बाहर जो पेड़ हिल रहे थे हवा के कारण, उसके जो पत्ते हिल रहे थे उसकी आवाज़। ट्राइंग टू मेक नो साउंड, और उसने कोशिश करी कि बिल्कुल भी आवाज़ ना आए, और उसने अपने सेफ से क्या निकाली? चाबी निकाली। किसके दरवाजे की चाबी? उस जगह की चाबी जहाँ पे वो कैदी बंद था, यानी कब से बंद था? 15 सालों से जो गेट खुला नहीं था, उसकी चाबी इसने बिना आवाज़ किए निकाली। पुट ऑन मतलब पहना, क्या पहना? अपना ओवरकोट पहना, और घर से बाहर निकला गार्डन एरिया की तरफ। और गार्डन एरिया में बहुत ही अंधेरा था क्योंकि 3 बज रहे हैं रात के, और
ठंडा भी एरिया हो रहा था, बारिश हो रही थी। अ डैम पेनिट्रेटिंग विंड हाउल इन द गार्डन। डैम मतलब होता है नमी, जो हवा चल रही थी उसमें नमी थी। हाउल मतलब आवाज़ होना, वो जो हवा चल रही थी वो ऐसे आवाज़ कर रही थी गार्डन में, और इसकी वजह से पेड़ जो थे वो शांत नहीं थे, रेस्ट में नहीं थे, उनके पत्ते भी हिल रहे थे। हवा इतनी जोर से चल रही थी कि उसने अपनी आंखों पर हाथ लगाया, जोर दिया कि इसको कुछ अच्छे से दिखाई पड़े। उस हवा के चलने की वजह से बैंकर को साफ कुछ नहीं दिख पा रहा था, ना ग्राउंड दिख रहा था क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था, ना वहाँ पे जो वाइट स्टेचूज लगे हुए थे वो दिख पा रहे थे, और ना ही गार्डन विंग, ना ही ट्रीज दिख पा रहे थे। फिर भी वो किसी तरीके से गार्डन विंग पहुंचा, और पहुंच के उसने वॉचमैन को 2 बार आवाज़ लगाई, लेकिन कोई आंसर नहीं मिला। एविडेंटली ये चीज़ क्लियर थी कि वॉचमैन मौसम खराब होने की वजह से वहाँ पे मौजूद नहीं था, और आसपास उसने कहीं जगह ढूंढ ली थी सोने की, या तो किचन में या कहीं ग्रीन हाउस में। वॉचमैन को वहाँ ना देखकर उसको एक ख्याल आता है। वो कहता है कि अगर मैंने वाकई हिम्मत दिखा दी, अपने इंटेंशन को पूरा कर लिया, यानी वाकई मार दिया उस लॉयर को, तो शक जो है वो वॉचमैन पे जाएगा सबसे पहले। ऐसा कहने के बाद वो आगे बढ़ा। अंधेरे में ही ग्रोब्ड फॉर द स्टेप्स। ग्रोब्ड किसे कहते हैं? जब ना दिख पाने के कारण आप अपने हाथों का यूज करते हो, टटोलते हो किसी चीज को, तो उसे कहा जाता है ग्रोब्ड। तो अंधेरे की वजह से उसने हाथ से ढूंढा कि सीढ़ियाँ कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, और वो आगे की ओर बढ़ा और गार्डन विंग में पहुंचा। ओके, फिर उस गार्डन विंग से रास्ता जहाँ जाता था उस कोठरी का, एक नैरो पैसेज से होता हुआ वहां वो गया, और उसने वहां एक माचिस जलाई। नॉट अ सोल वॉज देयर। वहां कोई भी नहीं था। किसी का बेड तो था, लेकिन उस पर कोई बेड क्लॉथ यानी कि चादर नहीं बिछी हुई थी, और साइड में कॉर्नर में एक आयरन स्टोव लूम्ड डार्क। लूम डार्क मतलब धुंधला सा दिख रहा था अंधेरे की वजह से। द सील्स ऑन द डोर, उस डोर पे जो सील्स लगाए थे ताकि वो बाहर ना निकलने पाए, जो कि उसके प्रिजनर के रूम की तरफ जाते थे, वो अब टूट से चुके थे सील्स। When the match went out, जब माचिस उसने जलाई तो वो ओल्ड मैन यानी बैंकर कपकपा रहा था, परेशानी उसके चेहरे पे दिख रही थी क्योंकि वो डर रहा था भाई मारने जा रहा है। और उसने उस छोटी सी खिड़की में अंदर झांक कर देखा। झांकने पर उसने ये पाया कि जो कैदी का रूम था उसमें एक कैंडल बहुत ही डिम से जल रही थी, और वो खुद कहाँ मेज के किनारे बैठा हुआ था। और जब उसने झांका तो केवल उस कैदी का पीठ दिख रहा था, बाल दिख रहे थे और हैंड्स दिख रहे थे। कुछ बुक्स खुली पड़ी थी टेबल पर और चेयर्स पर, और साथ साथ टेबल के पास जो कारपेट बिछा हुआ था वहां पे भी बुक्स खुली पड़ी थी। और इस तरीके से 5 मिनट बीत गए, लेकिन वो प्रिजनर यानी कि वो लॉयर बिल्कुल भी नहीं हिला। स्टर्ड मतलब बिल्कुल नहीं हिला। शायद 15 साल की कैद ने उसको मोशनलेस यानी कि बिना मूव किए बैठना सिखा दिया था। बैंकर ने विंडो को टैप किया, अपने फिंगर से खटखटाया, लेकिन प्रिजनर ने कोई भी मूवमेंट रिप्लाई में नहीं किया। तब उस बैंकर ने उस डोर पे जो सील्स लगी थी उसको बहुत ध्यान से फाड़ा, और उस ताले में चाबी लगाई। रस्टी मतलब जंग लगा हुआ जो ताला था, उसने बड़ी अजीब सी आवाज करी और दरवाजा क्रीक की आवाज से खुला। द बैंकर एक्सपेक्टेड इंस्टेंटली टू हियर अ क्राई ऑफ सरप्राइज। बैंकर ने ये एक्सपेक्ट किया कि अब क्योंकि दरवाजे की आवाज़ हुई है, इस जंग लगे ताले की आवाज़ हुई है, तो शायद अब मैं जब अंदर एंटर होऊंगा तो ये चौंक पड़े, सरप्राइज हो जाए। ये उसने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन क्या हुआ, 3 मिनट गुजर गए और बिल्कुल वैसे ही शांति रही जैसा कि पहले थी। ओके, तो ही मेड अप हिज माइंड टू एंटर। तो उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि चलो एंटर होते हैं। ये बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है, बिल्कुल मूव नहीं हो रहा है। अब इसने उस लॉयर को देखा जो 15 साल बाद अब देख रहा है इसको। तो मेज के सामने एक इंसान बैठा हुआ था, बिल्कुल ही अलग था साधारण इंसानों से। एक कंकाल जैसा लग रहा था, जिस पर स्किन बहुत टाइट से चढ़ा दी गई हो खाली, और उसके जो बाल थे बिल्कुल करली, ऐसा लग रहा था किसी औरत के बाल हो। और बड़ी गंदी घनी सी दाढ़ी थी उसकी, शागी बियर्ड मतलब गंदी घनी सी दाढ़ी थी उसकी। और चेहरा तो बिल्कुल पीला पड़ गया था, बिल्कुल मिट्टी के कलर का। अर्थी शेड मतलब बिल्कुल मिट्टी के कलर का हो गया था। चीक्स मतलब गाल उसके बिल्कुल संकन, बिल्कुल घुस चुके थे अंदर, धस चुके थे। और जो उसकी पीठ थी वो बिल्कुल लंबी सी, वो पतली सी दिख रही थी। एंड द हैंड, और वो हाथ जिस पर वो अपना हेयरी हेड मतलब अपने घने बालों वाला हेड झुकाए हुए था, टेक लगाए हुए सो रहा था, सोया हुआ था। वो सो लीन, इतना ज़्यादा झुका हुआ था। उसका हाथ बहुत ही स्किनी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मांस तो है ही नहीं, स्किन स्किन दिख रही थी। बड़ा पेनफुल लग रहा था ये सब देखना। किसको? बैंकर को। उसके बाल ग्रे हो चुके थे। बाल ग्रे होने का मतलब है बूढ़ा हो चुका था। एंड नो वन हु ग्लांस्ड एट द सेनाइल इमेसिएशन। सेनाइल कहते हैं डिक्लाइन ऑफ फिजिकल हेल्थ, हेल्थ का गिर जाना।
और इमेंसिएशन कहते हैं बहुत ही दुबला पतला होना। तो हेल्थ के गिर जाने की वजह से जो वो बहुत दुबला पतला हो गया था, ओके, उसका चेहरा बहुत ही पतला लग रहा था। कोई भी उसको देखता, चाहे वो ग्लांस से ही देखता, एक ही दृष्टि डालता, तो वो ये यकीन ना करता कि वो 40 साल का इंसान है। 40 साल का इंसान बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं होता, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि बहुत बूढ़ा हो चुका था वो। ऑन द टेबल बिफोर हिज बेंडेड हेड, जहाँ पे वो झुक के बैठा हुआ था उसी के सामने टेबल भी थी। तो उस टेबल पर एक पीस ऑफ पेपर रखा हुआ था जिसमें कुछ लिखा था। इन अ टाइनी हैंड, मतलब बहुत ही साफ सुथरी हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। उस पीस ऑफ पेपर को देखने के बाद वो बैंकर सोचता है कि पुअर डेविल, बेचारा इंसान, ये तो सोया हुआ है और शायद सपने में 2 मिलियन का ख्वाब देख रहा हो। आई हैव ओनली टू टेक एंड थ्रो दिस हाफ डेड थिंग ऑन द बेड। मुझे करना केवल इतना है इसको मारने के लिए कि इस अधमरे इंसान को उठा के बेड पर फेंकना है और स्मदर कहते हैं गला घोटना, और एक तकिए के हेल्प से इसका गला घोट देना है। तो ये गला घोटने से मर जाएगा फौरन, और अगर इसको केयरफुल कोई एग्जामिन भी करेगा तो बिल्कुल भी ट्रेस नहीं पाएगा कि इसको मैंने मारा है। ओके, ये बिल्कुल नेचुरल डेथ लगेगी क्योंकि ये खुद इतना वीक हो गया है। अननेचुरल डेथ तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। लेकिन चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं इसने लिखा क्या है इस लेटर में। और ऐसा कहकर बैंकर ने उस शीट को टेबल से उठाया और पढ़ना स्टार्ट किया। कल मिडनाइट 12 बजे मैं यहाँ से आज़ादी ले लूँगा और मुझे लोगों से मिलने की इजाज़त भी मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं इस रूम को छोड़ूं, यहाँ से जाऊं और बाहर सूरज को देखूं, ज़रूरी है कि मैं कुछ शब्द तुमसे बोलूं। ऑन माई ओन क्लियर कॉन्शियंस, मैं पूरे होशो आवाज़ में और खुदा को सामने रखते हुए ये बात बोलता हूँ दैट आई डिस्पाइज फ्रीडम। डिस्पाइज मतलब होता है नफरत करना। मुझे नफरत है फ्रीडम से, नफरत है जीवन से, नफरत है मुझे हेल्थ से और ऑल दैट, और उन सब से योर बुक्स कॉल द ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसको तुम्हारी किताबें इस दुनिया की ब्लेसिंग्स कहती हैं। फॉर 15 ईयर्स, 15 साल तक मैंने इस अर्थली लाइफ को स्टडी करने में बहुत मेहनत करी, डिलीजेंटली, मतलब मेहनत से मैंने स्टडी किया अर्थली लाइफ को। और ट्रू, ये सच है कि ना मैंने ज़मीन देखी क्योंकि मैं अंदर बंद था, नॉर द पीपल, ना मैंने लोगों को देखा। लेकिन जो बुक्स तुमने मुझे दी थी उसके ज़रिए मैंने बहुत कुछ किया। मैंने क्या क्या किया? मैंने फ्रैग्रेंट, मैंने खुशबूदार शराब पी, मैंने गाने भी गाए वहाँ पर, और उन्हीं बुक्स के ज़रिए मैंने शिकार किया। किसका शिकार किया? हिरन का शिकार किया, वाइल्ड बोर मतलब जंगली सुअर का शिकार किया, और मैंने औरतों से मोहब्बत करी और खूबसूरत औरतों से मोहब्बत करी। और वो ब्यूटीफुल वुमेन ऐसे थी जैसे मानो क्लाउड्स हों, जो कि इस दुनिया के नहीं है, बिल्कुल दूसरी दुनिया के हैं, ना उस पर हमारा कंट्रोल रहता है। जो कि तुम्हारे पोइट्स जीनियस ने, यानी कि जो बहुत ही बेहतरीन कवि ने क्रिएट किए थे ये सारी चीज़ें, वो रात को मेरे पास आती थी, वो वीमेन, वो ब्यूटीफुल वीमेन, और मुझको खूबसूरत कहानियाँ सुनाया करती थीं। और मैंने तुम्हारी ही बुक्स के ज़रिए चोटियों पे चढ़ा हूँ, बहुत समिट्स को मैंने क्लाइम किया है, एल्ब्रूस की और मॉन्ट ब्लांक, ये सारी उसने जो नॉवेल्स वगैरह, जो प्लेस वगैरह पढ़े हैं उनके ज़रिए कह रहा है। और उन समिट के ज़रिए मैंने देखा कि मॉर्निंग में सन कैसे राइज होता है, इवनिंग में सनसेट के वक्त जो उसकी पर्पल कलर की रोशनी निकलती है वो किस तरीके से माउंटेन रिजेस और ओशन को भर देती है, वो मैंने नोटिस किया। मैंने ये भी देखा कि बिजली किस तरीके से क्लाउड्स को क्लीव करती है, यानी कि स्प्लिट करती है, बादलों को चीर देती है। मैंने हरे जंगल देखे, फील्ड्स देखे, रिवर्स, लेक, सिटीज़ को एंजॉय किया। मैंने सायरन बर्ड्स को गाते हुए देखा। देखिए, सायरन बर्ड्स होती है ग्रीक मिथोलॉजी में एक बर्ड मानी जाती है जो हाफ वुमेन होती है, हाफ बर्ड होती है। ओके, तो सायरन को गाते हुए सुना और पाइप्स ऑफ पैन को प्ले होते हुए। देखिए, पाइप्स ऑफ पैन क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजते हुए सुना। ओके, मैंने उन ब्यूटीफुल डेविल्स के पंखों को भी टच किया जो मेरे पास आते थे उड़कर गॉड का मैसेज देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो वो बता रहा है ना, वो ग्रीक मिथोलॉजी में कई सारी स्टोरीज ऐसी हैं। ओके, इन योर बुक्स, तुम्हारी बुक्स के ज़रिए ही मैंने अपने को कहाँ पाया, एक ऐसे गड्ढे में, अबिस कहते हैं कि एक ऐसे डीप होल में जहाँ बॉटम ही ना हो जिसका कोई। ओके, तो बॉटमलेस होल में मैंने अपने आप को पाया। वर्कड मिराकल्स, तो मैंने वहाँ चमत्कार किए और सिटीज़ को बर्न कर दिया, उसको ग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया, और नए नए रिलीजन्स को मैंने सिखाया दूसरों को, और कई सारे कंट्रीज़ को जीता। ओके, तो यानी कितनी सारी उसने वैरायटी पढ़ी थी ना, हिस्ट्री, फिलॉसफी, तो वो सब कुछ वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि मुझे क्या क्या एंजॉय करने को मिला बुक्स के ज़रिए। तुम्हारी बुक्स ने मुझको विजडम दी है, बुद्धिमानी दी है। ऑल दैट अनवेयरिंग ह्यूमन थॉट, अनवेयरिंग किसे कहते हैं? नेवर टायरिंग, और ना थकने वाला, यानी जो फ्रेश ह्यूमन थॉट जो कि सेंचुरीज में क्रिएट हुए थे, उन सेंचुरीज में डेवलप हुए थॉट्स को मैंने कॉम्प्रेस करके एक जगह इकट्ठा करके अपने इसी दिमाग में एक लंप के फॉर्म में स्टोर कर लिया। लंप मतलब मिट्टी का ढेला। एंड आई नो, और मुझे पता है कि मैं तुम सब से क्या हूँ, बहुत ही
क्लेवर हूँ, यानी बहुत ही मैं इंटेलिजेंट हो चुका हूँ तुम सबसे। एंड आई डिस्पाइज, मैं नफरत करता हूँ तुम्हारी किताबों से, तुम्हारे सारे वर्ल्डली ब्लेसिंग से, विजडम से। एवरीथिंग इज वॉइड, हर चीज़ बेकार है, फ्रेल, बहुत ही कमज़ोर है, ख़त्म हो जाएगी। विजनरी एंड डेल्यूजिव एज अ मिराज। मिराज किसे कहते हैं? एक ऐसी आशा, एक ऐसी होप और विश जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। धोखा ही, एक लाइफ एक धोखा है, ख़त्म हो जाएगी। और आप जितनी भी विश करोगे, आपकी विश एक ख़त्म होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी। तो एक ऐसी होप है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। डो यू बी प्राउड एंड वाइज एंड ब्यूटीफुल। तुम जितना चाहे कोशिश कर लो घमंडी बनने का, अपने को वाइज और ब्यूटीफुल कहने का, लेकिन डेथ तुमको कहीं ना कहीं से ढूंढ जरूर लेगी। एंड योर पोस्टरिटी, पोस्टरिटी मतलब फ्यूचर, और तुम्हारा जो फ्यूचर, तुम्हारी हिस्ट्री और तुम्हारी इमॉर्टलिटी, यानी कि तुम ये सोचते हो कि तुम कभी नहीं मरोगे, वो सब एक ना एक दिन क्या बन जाएगी? फ्रोजन स्लैग बन जाएगी। स्लैग कहते हैं डेब्रिस, यानी कि कूड़ा करकट, वेस्ट मटेरियल। यानी जब तुम मर जाओगे तो कहाँ तुम्हारा फ्यूचर रह गया, कहाँ तुम्हारी हिस्ट्री रह गई, कहाँ तुम्हारी इमॉर्टैलिटी रह गई। कभी ना कभी तो तुमको मरना ही है। बर्न्ड डाउन टुगेदर विद द टेरेस्ट्रियल ग्लोब, यानी तुम्हारी इमॉर्टलिटी जल जाएगी, जल के राख हो जाएगी उस टेरेस्ट्रियल ग्लोब के साथ। यानी कि ये विश्व तुमको भूल जाएगा, ये संसार तुमको भूल जाएगा तुम्हारे मरने के बाद। यू आर मैड, तुम पागल हो और तुमने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया है। ओके, यू टेक फॉल्सहुड फॉर ट्रूथ, तुम सच के बजाय झूठ लेते हो और तुम ब्यूटी के बजाय अगलीनेस को लेते हो। यानी कोई इंसान अगर खराब देखने में लगता है तुम उसको खराब ही मानते हो, भले ही वो बहुत ही बुद्धिमान क्यों ना हो, और भले ही कितना अच्छा कोई सच क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा अगर फ़ायदा झूठ बोलने में है तुम उस झूठ को मानते हो। तो ये सीख दे रहा है एक तरीके से। यू वुड मार्वल, तुमको बहुत आश्चर्य होगा ना कि अगर किसी एप्पल या ऑरेंज ट्री में ऑरेंज और ट्री के बजाय एक मेढक और छिपकली उगने लगे। तुम्हें तब भी ताज्जुब होगा अगर जो रोजेस हैं, गुलाब हैं, इनसे खुशबू ना आकर एक स्वेटिंग हॉर्स की बदबू आने लगे। यानी कि एक ऐसा हॉर्स जिसके पसीने की जो अडर होती है, बदबू होती है, वो आने लगे अगर रोज से, तो तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा ना। वही आश्चर्य मैं तुम पे करता हूँ, हु हैव बार्टेड हेवन फॉर अर्थ। बार्टेड का मतलब होता है एक्सचेंज, किसी चीज़ के बजाय कोई और चीज़ खरीद लेना या ले लेना। तो इस लॉयर ने इतना लास्ट में रिलीजन वगैरह पढ़ लिया था, तो ये अब इतना सीख दे रहा है कि तुम पर मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे तुमने जन्नत के बजाय एक दुनिया को खरीद लिया है। ओके, एक हेवन के बजाय इस दुनिया को खरीद लिया है, यानी तुम दुनिया के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता है कि इसके बाद भी एक जिंदगी है, यानी तुम गॉड को भूल चुके हो। आई डू नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें नहीं समझना चाहता हूँ। दैट आई मे शो यू इन डीड माई कंटेम्प्ट फॉर दैट बाई विच यू लिव। कंटेम्प्ट मतलब होता है नफरत की भावना, और जो ज़िंदगी तुम लोग गुजार रहे हो उससे मुझे वाकई नफरत आती है। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? आई वेव द 2 millions ऑफ विच आई वंस ड्रीम्ड एज ऑफ पैराडाइज। मैं उन 2 millions जिसके बारे में मैंने ख्वाब देखा था उससे अपना हाथ उठाता हूँ। वेव मतलब होता है छोड़ देना कोई बात को। एंड विच नाउ आई डिस्पाइज, और अब मैं इन 2 million से नफरत करता हूँ। दैट आई मे डिप्राइव माई सेल्फ ऑफ राइट टू देम। इस 2 millions का जो राइट मेरे ऊपर बनता है, क्योंकि मैंने 15 साल पूरे कर लिए हैं, उससे खुद को दूर करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी ये पैसे नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा? मैं स्टिपुलेटेड टाइम, यानी जो शर्त लगाई गई थी, शर्त के मुताबिक जो टाइम होगा बाहर निकलने का, उससे 5 मिनट पहले मैं निकलूँगा। और इस तरीके से वो जो एग्रीमेंट था वो वॉयलेट हो जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा था कि सिर्फ अगर 2 मिनट पहले भी तुम यहाँ से चले गए तो 2 millions तुम्हें नहीं दिए जाएंगे। तो इस तरीके से मैं उस एग्रीमेंट को वॉयलेट कर दूंगा, मैं यहाँ से 5 मिनट पहले ही निकल जाऊँगा। और यहीं पे उसका नोट खत्म हो जाता है। तो बैंकर जब ये पढ़ता है और वापस उस शीट को टेबल पर रखता है तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत ही रोना सा आ जाता है, और वो स्ट्रेंज मैन यानी कि उस लॉयर को हेड पर किस करता है एंड बिगैन टू वीप, और रोना स्टार्ट कर देता है। और फिर वो विंग से बाहर चला जाता है। लाइफ में आज तक उसको कभी भी, चाहे उसको कितना बड़ा लॉस क्यों ना हो, अपने आप से कभी इतनी नफरत नहीं आई थी जितनी नफरत उसको अपने आप से इस वक्त आ रही थी। कमिंग होम, और घर आकर वो अपने बेड पे लेट जाता है, लेकिन उसको एजिटेशन, जो उसको तिलमिलाहट थी, जो उसको गुस्सा था अपने ऊपर, और जो उसके आंसू निकल रहे थे, वो उसको सोने नहीं दे रहे थे। यानी उसको बहुत ही अफसोस था कि वो क्या करने जा रहा था ऐसे शख्स के साथ जिसको 2 million की परवाह तक नहीं थी। और रोते रोते उसने पूरी रात गुजार दी। अगली सुबह पुअर वॉचमैन दौड़ते हुए आता है और उसको खबर देता है कि जो इंसान उस विंग में रहता था, मैंने उसको खिड़की से चढ़ते हुए देखा और वो बागीचे में आया और वहां से वो दरवाजे से निकल गया और गायब हो गया।
वॉचमैन की ये खबर देने के बाद वो बैंकर फौरन वहां से उठा, अपने सर्वेंट के साथ उस विंग में गया एंड एस्टेब्लिश द एस्केप ऑफ हिज प्रिजनर, यानी पूरी व्यवस्था करी लोगों को ये बताने के लिए कि कैदी यहाँ से भाग गया है। टू अवॉइड अननेसेसरी रूमर्स अफवाहें ना फैलने पाए इस पेपर से जो उसने लिखा था, वो नहीं चाह रहा था, फिर भी रिनंसिएशन यानी सेल्फ डिनाइल के साथ उसने उस टेबल से उस पेपर को उठाया और लौटने पर उसने अपनी सेफ में उसको लॉक कर दिया। और यहीं पे आपकी स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।